गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे। मतलब हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि किसी फंक्शनल ग्रुप का या किसी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का फ्रेगमेंटेशन होगा तो हमें उसका जो मास स्पेक्ट्रम मिलेगा उसके लिए जो m/e वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स का फ्रेगमेंटेशन हम लोग देख चुके थे और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब जो कुछ फंक्शनल ग्रुप हमारे रह गए हैं उनका फ्रेगमेंटेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एमाइड्स। ठीक है, एक एक चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को, उसी पैटर्न में आपको सारी चीजें याद रखनी है। दैट्स क्लियर। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड की बात करें तो इनकी जो M+ आयन पीक होती है, मींस जो मोलिकुलर आयन पीक होती है या जो पेरेंटल आयन पीक होती है वो डिटेक्टेबल होती है। डिटेक्टेबल का मतलब उसका अगर मास स्पेक्ट्रम है तो उसमें कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी उसकी। तो इंटेंसिटी के बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये मोलिकुलर आयन पीक भी इनकी एग्जिस्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पे कि आपके जो एसिड, एस्टर या एमाइड कुछ भी है उनमें बेसिकली अल्फा क्लीवेज होता है। ध्यान से समझना मेरी बात, अल्फा क्लीवेज होता है। और अल्फा क्लीवेज जो होगा वो किस साइड से होगा, वो आइदर साइड ऑफ, अभी मैं बता दूंगा, आइदर साइड ऑफ सीओ ग्रुप। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सीओ ग्रुप होगा, यहाँ पे मान लो कुछ भी XYZ, यहाँ पे मान ले हम लोग, यहाँ पे मान लो आप वाई और यहाँ पे मान लो जेड, तो इस डायरेक्शन से अल्फा क्लीवेज हो गया, इस डायरेक्शन से, ये हमें चेक करना है। तो इसका मतलब जो एसिड, एस्टर और एमाइड है उनमें से इन दोनों साइड में से, मतलब सीओ की किसी भी साइड में अल्फा क्लीवेज हो सकता है। कैसे, देखो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेके डिस्कस करें, सपोज ये आपका कोई कंपाउंड है जो एसिड या एसिड डेरिवेटिव है, और ये देखो यहाँ पे मान लो ये तो आपकी M+ पीक बन गई है। देखो ये हम लोग डायरेक्टली M+ पीक लिखते हैं हर में, क्योंकि ये मान के चलना जो मोलिक्यूल हमारा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन दे करके, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसको मोलिकुलर आयन पीक में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो इसमें जो CO का फ्रेगमेंटेशन है वो दोनों तरफ से हो सकता है। मान लो एक फ्रेगमेंटेशन यहाँ से हो, जस्ट इसको समझने में आसानी रहेगी, इसको हम लोग Y ले लेते हैं बस। ठीक है, ये वाई मान लो यहाँ पे, तो मान लो ये फ्रेगमेंटेशन हुआ तो यहाँ से वाई फ्री रेडिकल निकल गया, तो आपका क्या बन गया, RCO ट्रिपल। तो यहाँ पे एक जो आपकी पीक आई वो कितनी आई, M+-Y। ये ध्यान रखना। और अगर इधर वाला बॉन्ड फ्रेगमेंटेड होता है, मान लो ये वाला फ्रेगमेंटेशन होता है, तो आपका क्या बनेगा, YC ट्रिपल बॉन्ड O और ये प्लस। तो देखो किसी भी डायरेक्शन से जो है वो आपका फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। मींस अल्फा क्लीवेज होगा सबसे पहले, वो सीओ की किसी भी डायरेक्शन से हो सकता है। यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो आप मान के चलना Y+28 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 28 होता है, 16 और 12 कितना होगा, 28। जो ये जो सिग्नल होगी, ये जो M/E होगी वो कितनी होगी, Y का जितना M/E होगा उसमें 28 हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लें। तो पहली चीज तो ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर और एमाइड है, उनमें अल्फा क्लीवेज होता है और ये अल्फा क्लीवेज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग, इसके अलावा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें कई बार केवल COSS ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, और उस ग्रुप की वजह से भी M/E वैल्यू कितनी, 45। ये 45 जो M/E वैल्यू है वो COOH की है। इसकी वजह से भी कई बार इंटेंस पीक आती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखें, तेज पीक नहीं होगी बट इंटेंस पीक होगी। तो देखो दो चीजें ध्यान रख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एमाइड में अल्फा क्लीवेज,
उसके बाद कई बार सिंपल COOH भी एलिमिनेट हो जाता है, और COOH एलिमिनेट होने से COOH की M/E45 पर भी इंटेंस पीक मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग। दो बातें हो चुकी है हमारी, तीसरे नंबर पे डिस्कस करते हैं हम लोग एसिड एस्टर और एमाइड का फ्रेगमेंटेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, देखो सपोज कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, सपोज कुछ भी मान लो आप, चाहे वो एसिड है, चाहे एस्टर है, चाहे एमाइड है, अगर सपोज उनमें अल्फा कार्बन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड, ये सबसे मस्ट कंडीशन है, अल्फा कार्बन इज नॉट सब्स्टिट्यूटेड। अगर कोई भी एसिड है, एस्टर है और एमाइड है, अगर उसमें अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो इसमें मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होता है। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट। और इस रीअरेंजमेंट के लिए आपको सबको पता है मस्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए? गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? एक तो उसमें अल्फा कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये जो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट का फ्रेगमेंट होगा वो बेसिकली बेस पीक देगा इनमें। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तीसरे नंबर वाला पॉइंट। पहले नंबर पे अल्फा क्लीवेज आइदर साइड ऑफ CO, दूसरे पे COOH की इंटेंस पीक, और तीसरे नंबर पे मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट की पीक, और वो बेसिकली बेस पीक होती है। देखो एक एग्जांपल हम लोग ले लें, सपोज ये आपका CH2 है और यहाँ पे आपका एक है H है, ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ये यहाँ पे ये आपका CO है, ये सपोज मान लो आप Z है। अब आपको सबको पता है Z क्या क्या हो सकता है। हम लोग क्या ले रहे हैं? एसिड ले रहे हैं तो OH, एमाइड ले रहे हैं तो NH2, और अगर एस्टर ले रहे हैं तो OR। और मैंने आपको खूब बता दिया है किस तरह से होता है मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट, इस तरह से मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और जब मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होगा तो आपका जो मैक्लेफेटे फ्रेगमेंट बनेगा, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, जो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट का फ्रेगमेंट बनेगा वो आपका ये वाला फ्रेगमेंट बन जाएगा, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा? एल्कीन। देखो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट का आपको पता होना ही चाहिए, मैंने खूब बताया, जगह जगह हमने डिस्कस किया है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे ये बेसिकली एज ए बेस पीक मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि अगर ये ZOH है तो ये एसिड होगा और इसकी बेस पीक 60 पे होगी, और अगर ये आपका OCH3 है मींस एस्टर है तो आपकी बेस पीक मिलेगी 74 पे। आप कैलकुलेट करके देख लेना, देखो। और अगर आपका ये C2H5 है तब आपकी बेस पीक मिलेगी आपको 88 पे, और अगर आपका ये NH2 है तो एमाइड, और आपको बेस पीक मिलेगी 59 पे। ये वैल्यूज जरूर आपको ध्यान रखनी है, अच्छी तरह से समझ लो आप लोग। कोई भी इश्यू तो पूछ लेना आप लोग मेरे से। तो चाहे एसिड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एमाइड हो, इन सब में ही अगर अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ध्यान रखना अल्फा कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है और गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मैक्लेफेटे टाइप रीअरेंजमेंट होगा, और जो मैक्लेफेटे फ्रेगमेंट होगा वही आपकी बेस पीक होगी। ठीक है भाई, यहां तक आप लोग चेक कर लो एक बार, अगर कोई भी इश्यू तो पूछ लो आप लोग। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले लेते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। देखो मैं फटाफट बता देता हूँ, आप लोग बस सब कुछ मैं बता चुका हूँ, बस एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें भी देखो आप लोग फटाफट चेक कर लो। देखो वही सारी पैसे, देखो सबसे पहले तो आप लोग हर मोलिक्यूल का M+ पीक पता होनी चाहिए आपको यहाँ से, और इसकी जो M+ पीक है, मोलिकुलर एन पीक है, वो 88 आप खुद भी कैलकुलेट करना। 1 2 3 4 4 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, और 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है। यहाँ से आप लोग निकाल लेना इसकी M+ पीक, मैंने खूब बताया आप लोगों को। यहाँ से कितना आएगा? 48, यहाँ से कितना आएगा? 32, यहाँ से कितना आएगा? 8। इसको आप काउंट कर लो,
8 और ये आपका 8, ये 88 कैसे आया, समझ में आ गई होगी बात आपको। देखो सारी बेसिक छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें से अगर केवल COOH निकले तो एक तो देखो हमें पीक M/E की वैल्यू 45 पे हमें एक इंटेंस पीक मिलेगी, पहली चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसका ये काउंटर पार्ट क्या बना यहाँ पे, CH3, CH2 और CH3, और ये पॉजिटिव, इसमें देखो रीअरेंजमेंट होकर के ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हमने खूब पढ़ा है, इसकी M/E वैल्यू 43 पे आती है, और ये भी बहुत ज्यादा इंटेंस पीक होती है, ध्यान रखना। क्या होगी, इंटेंस पीक होगी। थर्ड नंबर पे वही कहानी है, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इसमें गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन है तो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होगा, और मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होगा तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला आपको मैक्लेफेटे फ्रेगमेंट मिलेगा, और ये मैक्लेफेटे फ्रेगमेंट मिलेगा तो अभी मैंने बताया है M/E16, ये इसकी बेस पीक होगी ब्यूटेनोइक एसिड की। ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। इस तरह से ब्यूटेनोइक एसिड का जो मास स्पेक्ट्रम होगा वो कैसा होगा मैंने बता दिया है। कहाँ कहाँ पे इंटेंस पीक मिलेगी, 45 पे पीक मिलेगी, 43 पे पीक मिलेगी, और सबसे ज्यादा इंटेंस पीक मिलेगी 60 पे, जो आपकी बेस पीक होगी। ठीक है भाई, देखो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे, देखो अगर हम लोग पेंटेनोइक एसिड की बात करें, पेंटेनोइक एसिड की बात करें तो उसमें भी आप लोग देख लेना, पेंटेनोइक एसिड का मतलब क्या हुआ, एक कार्बन ज्यादा है, एक कार्बन यहाँ पे CH2 और ये C+O, ये आपका पेंटेनोइक एसिड है। ठीक है भाई, तो पेंटेनोइक एसिड में क्या होगा, देखो वही एक तो मैक्लेफेटे होगा, और जो मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होगा उसकी बेस पीक वही आएगी M/E60, चेक कर लो। बल्कि जबकि उस देखो इसके साथ क्या निकलेगा, इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन निकलेगी, जबकि इसके साथ ये वाली एल्कीन निकल जाएगी, ये चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, चाहे ब्यूटेनोइक एसिड हो चाहे पेंटेनोइक एसिड हो, इन दोनों की जो बेस पीक आएगी वो 60 पे आएगी, और किसकी वजह से आएगी, ये इसकी वजह से आएगी जो मैक्लेफेटे फ्रेगमेंट है। ध्यान रख लेना इस बात। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, अच्छी तरह से आप लोग समझ लो। ऐसे ही देखो हम लोग एक ईथर का सॉरी एक एस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, और एस्टर में हम लोग बात करते हैं, देखो मिथाइल ब्यूटेनोइट की बात करते हैं, मिथाइल ब्यूटेनोइट की बात करते हैं, ये आपका मिथाइल ब्यूटेनोइट हो गया। ठीक है, तो देखो मिथाइल ब्यूटेनोइट में देखो एक तो फ्रेगमेंटेशन, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, ये एक ऑक्सीजन और ध्यान, एक फ्रेगमेंटेशन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये वाला फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। जब ये फ्रेगमेंटेशन होगा तो आपके पास एक तो ये वाला कैटायन मिलेगा और इसमें रीअरेंजमेंट होगा, और दूसरा आपको जो मिलेगा वो ये वाला फ्रेगमेंट मिलेगा, ध्यान रखना इस बात। और इसको हम लोग सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये वाला इस तरीके से सही तरीके से लिख सकते हैं इसका। तो ये देखो इसका रीअरेंजमेंट होकर के 2 डिग्री कार्बोकैटायन में बनेगा, और 2 कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री, तो इसकी M/E वैल्यू आएगी 43। ये एक इंटेंस पीक मिलेगी हमें, क्या मिलेगी हमें, इंटेंस पीक मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट होगा, और मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, देखो ध्यान से समझ लेना भाई, ये यहाँ पे OCH3 आ गया है, और ये H है, ये H यहाँ पे, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ बस, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो जब क्या बना इसका मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट, ये वाला मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट। अगर कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करवा देंगे तो ये आपका वापस एस्टर बन जाएगा, और इसकी जो M/E वैल्यू आएगी वो मैंने अभी बताई थी आपको 74 पे, और यही आपकी क्या होगी, बेस पीक होगी। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, क्या होगी आपकी, बेस पीक होगी। ऐसे कि देखो सेम की सेम आप लोग करवा लेना, सेम टू सेम। अगर हम लोग इस एस्टर की जगह ये वाला एस्टर ले लें, मीन्स मैं बताता हूं, आपका जो मिथाइल ब्यूटेनोइड था,
अब की जगह उसकी जगह इथाइल ब्यूटेनोएट ले लिया है, इथाइल ब्यूटेनोएट ले लिया है। इसका फ्रेगमेंटेशन आप करवा के देख लेना, और इसकी बेस पीक कितने पे आएगी वो आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है भाई। ये आपका आज की क्लास का सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन हो गया है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड। देखो इसी में हम लोग कंटिन्यू, अब हम लोग बात कर लेते हैं एरोमेटिक एसिड्स की, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एरोमेटिक एसिड्स के साथ वही एरोमेटिक एस्टर और एरोमेटिक एमाइड्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ एरोमेटिक एस्टर, एमाइड एंड एस्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले। देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ध्यान रखना इनकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी वो इंटेंस पीक होगी। सबसे पहली चीज देखो, जहां भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड नजर आए या एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पूछा जाए, तो आप ये सिंगल लाइन जरूर बोल देना हमेशा कि इसकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी वो सर इंटेंस पीक होगी। क्यों होगी वो मैं आपको बार बार बता चुका। ठीक है, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सपोज हम लोग बात करें आपके बेंजोइक एसिड की, और ये आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो इस बेंजोइक एसिड में बेसिकली एक तो देखो इसकी मोलिकुलर आयन पीक होगी, और मोलिकुलर आयन पीक आपको सबको पता है, मोलिकुलर आयन पीक की जो M/E वैल्यू होती है वो 122। 122 का मतलब हम लोग इसकी मोलिकुलर आयन पीक को इधर लिख सकते हैं, अगर सही तरीके से लिखा जाए तो ये इसकी मोलिकुलर आयन पीक हो गई है। अब मोलिकुलर आयन पीक होने के बाद सपोज यहाँ से OH निकल जाए, तो देखो एक तो आपका फ्रेगमेंटेशन से ये वाला बनेगा। ठीक है, और इसकी M/E वैल्यू सबको पता है, पहले भी हमने डिस्कस की है, कितनी होगी 105। और फिर अब सबको पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा -CO, और जब -CO निकलेगा तो आपको सबको पता है यहाँ से क्या बनेगा जो हम लोग खूब पढ़ चुके हैं, C6H5, और M/E वैल्यू कितनी 77। और इसमें से भी हमने खूब पढ़ा है C2H2 निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा ये वाला, और इसकी M/E वैल्यू कितनी होती है 51। तो ध्यान रखना अच्छी तरह से। ये अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने की कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें M/17 और M/45 की दो पीक मिलती हैं, क्योंककि M/17 तो ये वाली है क्योंकि 17 निकल गया OH का, M/17 वाली पीक तो ये है, और M+45 वाली पीक ये है क्योंकि ये COOH निकलने से बना है और ये OH निकलने से बना है। तो ध्यान रखना बेंजोइक एसिड में मोलिकुलर आयन पीक तो इंटेंस पीक है ही, ध्यान रखना। इसके अलावा M-17 और M-45 वाली पीक भी इंटेंस पीक होती है। ये 77 पे इंटेंस पीक होगी और ये 105 पे भी इंटेंस पीक होगी। क्लियर है? इसके अलावा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं आपको, यहां पे इन कंपाउंड्स में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ये जरूर आप लोग ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो ऑर्थो इफेक्ट एग्जिस्ट किस में करता है, तो ध्यान रखना मैं बता देता हूं ऑर्थो इफेक्ट किस में एग्जिस्ट करेगा। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ध्यान रख लेना, बेंजीन रिंग जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या एमाइड ग्रुप पहले से प्रेजेंट हो। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एस्टर, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमाइड्स, उनमें एग्जिस्ट करती है। होता क्या है देखो ध्यान से समझना, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये आपका मान लो यहाँ पे
जेड है और यहाँ पे कोई ग्रुप वाई है और उस पे एच जुड़ा हुआ है। ये सिंपल कंडीशन है। अब देखो ये आपका जेड क्या क्या हो सकता है, ओ एच हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है और एस्टर हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे जो एच दे, एच देने वाला देखो ओ एच हो सकता है, एस एच हो सकता है एन एच हो सकता है। ये वाई की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से ये दोनों ग्रुप एलिमिनेट होकर के ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इस तरह से एक तरह से रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट के बाद ये वाली सिचुएशन आती है, डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाई। और इस तरह से ये एक नया फ्रेगमेंट मिलता है जिसकी एम बाई ई वैल्यू जो है वो इस वाई पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड करेगी, वो वाई पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें और इसके 3 एग्जाम्पल्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, देखो। और 3 एग्जाम्पल्स कौन कौन से, देखो एक तो वही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं, एरोमेटिक एसिड, और यहाँ पे आपका मान लो ये एच आ गया है, ठीक है, और ये आपका बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यहाँ पे देखो एमाइड ले लेते हैं और सेम ही वही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH2 और यहाँ पे आपका OH, ये आपका OH और ये आपकी बेंजीन रिंग है ही। और एक इधर ले लेते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं आपका एस्टर, इस तरह का एस्टर ले लेते हैं। जब इस तरह का एस्टर लेंगे तो देखो अब होगा क्या, देखो यहाँ से तो एस्ट्रो निकल जाएगा, यहाँ से NH3 निकल जाएगा और यहाँ से मतलब हम लोग ये कह सकते हैं क्या क्या एलिमिनेट किया हमने, यहाँ से तो माइनस CH3OH गया, यहाँ से माइनस NH3 गया, यहाँ से माइनस H2 हो गया। प्रोसेस सब में सेम होगी, देखो जब ये जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और ये इधर से यहाँ पे शिफ्ट हो ही जाएगा। तो देखो सेम प्रोडक्ट मिलेगा और सेम प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, ये वाला हमें एक सेम प्रोडक्ट मिलेगा और इसकी एम बाई ई वैल्यू जो होती है वो होती है 120 पे। ये ध्यान रखना, इन सब में ये बेस पीक का भी काम करता है, ध्यान रख लेना, सबसे इंटेंस पीक होगी या फिर ये बेस पीक होगी। तो ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो इफेक्ट किस में पाया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा कंपाउंड, विच वन कंपाउंड विल शो ऑर्थो इफेक्ट इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रखना 3 एग्जाम्पल आपको मोटे, देखो जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, 2 और ये तीसरे नंबर पे, तीनों ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बेसिकली ऑर्थो इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा देखो कई बार ये कंपाउंड थायो, जो एक तरह से फिनोल की जगह थायोफिनोल की बात करें, और ये तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यहाँ पे OH की जगह SH आ जाए, तो देखो यहाँ से ये भी ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा। और जब ये ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा तो यहाँ पे क्या चेंजेज आएंगे, ये तो ऐसे की ऐसे रहेगा और ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, ध्यान रखें। और इसकी फिर एम बाई वैल्यू भी चेंज होगी और इसकी जो एम बाई वैल्यू होगी वो आएगी 136 पे, ध्यान रखें। देखो ज्यादातर चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग या मतलब समझ के कर लोगे, बहुत मुश्किल है। देखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, आपको मैक्सिमम चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो ठीक है भाई, तो ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एमाइड का फ्रेगमेंटेशन मैंने करवा दिया है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, हमने दोनों तरह के कंपाउंड्स में फ्रेगमेंटेशन डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग नए फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं और अब हम लोग नए फंक्शनल ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन इन एमीन्स। फ्रेगमेंटेशन इन, देखो एमीन्स मान लो या कोई भी कंपाउंड मान लो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, देखो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ध्यान रखना उन कंपाउंड्स की जो एम प्लस पीक होगी वो बेसिकली ओड नंबर में होगी। ओड नंबर में होगी तो ओड नंबर में ही नाइट्रोजन होंगे, और अगर एम प्लस पीक इवन नंबर में होगी तो या तो नाइट्रोजन एब्सेंट होगा या फिर नाइट्रोजन इवन नंबर में होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मतलब कुछ नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आए
तो नाइट्रोजन रूल आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है यहाँ पे। बस मेरा कहने का मतलब इतना सा ही है कि जब भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आए तो आप लोग ध्यान रखना कि नाइट्रोजन रूल आपके माइंड में क्लिक कर जाए। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो एमीन्स में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही ध्यान रखनी है। इसके फ्रेगमेंटेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो क्या है? क्लीवेज ऑफ, ध्यान रखना, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नेक्स्ट टू नाइट्रोजन एटम। वैसे ये ध्यान रख लेना कि नाइट्रोजन से जो आगे वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसका फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है एमीन्स में। ठीक है, जब ये फ्रेगमेंटेशन होता है तो क्या होगा एमीन्स में? देखो जो 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन में इसके फ्रेगमेंटेशन से आपको ये इमीनियम आयन मिलेगा और इमीनियम आयन की जो M/E वैल्यू होती है वो 30 पे आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एमीन्स की होमोलोगस सीरीज की बात करें, ध्यान रखना, हम लोग एमीन्स की होमोलोगस सीरीज का बात करें तो एक CH2 बढ़ते जाने से, ध्यान रखना, एक CH2 बढ़ते जाने से इनका जो बेस पीक मिलेगी या इंटेंस पीक मिलेगी वो 30 के बाद में मिलेगी 44 पे, और 44 के बाद मिलेगी 58 पे, और 58 के बाद में 72 पे। इस तरह से ये होमोलोगस सीरीज चलती रहेगी। अभी एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग समझ लो। तो देखो पहले तो आप लोग इस चीज को समझो, ये फ्रेगमेंटेशन कैसा है। सपोज हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले लें, सपोज ये आपका, ये वाले एमीन की बात कर लेते हैं हम लोग, ये NH2। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो इसकी मोलिकुलर आयन पीक बन जाएगी या मोलिकुलर आयन बन जाएगा। ठीक है, और मोलिकुलर आयन पीक, मोलिकुलर आयन बन गया तो अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर चला जाएगा। अब जब इधर जाएगा तो एक तो CH3 फ्री रेडिकल निकल गया और साथ में आपका इमीनियम आयन बन जाएगा। और इसी इमीनियम आयन की जो M/E वैल्यू है, ध्यान रखना, वो ही आती है 30 पे। तो देखो आपको एमीन्स में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, सबसे इंपॉर्टेंट आपको नाइट्रोजन से नेक्स्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज करवा देना है, बस। ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग और डिस्कस कर ले यहाँ पे। जैसे दूसरा एक एग्जांपल मैंने करवा दिया, मान लो ब्यूटाइल एमीन लेते हैं। ब्यूटाइल एमीन का तो कर लोगे आप लोग, कोई इशू नहीं है। मान लो हम लोग लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल एमीन लेते हैं, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल एमीन है। अब आपको कुछ नहीं करना, तीनों कार्बन, ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम है, किसी भी बॉन्ड का क्लीवेज करवा दो। सपोज इसका क्लीवेज करवाया तो इसका क्लीवेज करवाया तो आपके पास जो फ्रेगमेंट मिला वो ये वाला मिल गया, और यही आपकी बेस पीक होगी, और इसकी M/E वैल्यू जो होगी वो आपकी आएगी 58 पे। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, इसी होमोलोगस सीरीज में चलेंगी, 30 पे आएगी, 44 पे आएगी, 58 पे, क्योंकि ये CH2 के चेंज होने की वजह से आ रहा है। 12 और 2 14, 14 का डिफरेंस CH2 की वजह से आ रहा है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन की बात करें, सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन मीन्स यहाँ पे हम लोग इस तरह का कंपाउंड लेते हैं, सपोज CH2 CH CH3 और यहाँ पे सपोज NH2। तो यहाँ पे देखो अब आपको क्या करवाना है, देखो अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, और थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि देखो ये भी CC बॉन्ड है और ये भी CC बॉन्ड है। आपको इस कंडीशन में हमेशा बल्कि एल्काइल ग्रुप को निकालना है। ध्यान रख लेना, कौन से एल्काइल ग्रुप को निकालोगे? बल्कि को। और जब बल्कि एल्काइल को निकालोगे तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास मिलेगा ये वाला सिस्टम, और यही आपकी बेस पीक होगी, और इसकी M/E वैल्यू जो आएगी वो 44। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को कि जो सिस्टम चलेगा होमोलोगस सीरीज में एमीन्स की में, वो 30 44 58 72 इस टाइप का। बाकी 72 पे जाना मुश्किल है क्योंकि टर्सरी एमीन से मैंने बता दिया आपको एक एग्जांपल। ठीक है, देखो इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं एरोमेटिक एमीन्स की।
इसकी बात करते हैं एरोमेटिक एमीन्स में, और एरोमेटिक एमीन्स में बेसिकली हम लोग बात करें एनिलीन की। तो एनिलीन से सबसे पहले तो देखो बना लेते हैं मोलिकुलर आयन पीक। एरोमेटिक कंपाउंड है, मोलिकुलर आयन पीक बहुत ज्यादा इंटेंस होगी, ध्यान रख लेना। एरोमेटिक कंपाउंड की यही खासियत है, इसकी जो एम बाई ई वैल्यू होगी वो 93 पे। तो एमीन के मास स्पेक्ट्रम में 93 पर भी एक इंटेंस पीक मिलेगी। और अगर इसमें से एक एच हम लोग फ्री रेडिकल के तौर पे निकाल दें तो एक जो इंटेंस पीक मिलेगी आपकी वो 92 पर भी मिलेगी। इस पे मिलेगी 92 पर भी। और कई बार यहां से एससीएन एलिमिनेट हो जाता है, और एससीएन एलिमिनेट होने के बाद आपका बनता है ये वाला। और यहां से आपको सबको पता है एक एच फ्री रेडिकल जाएगा, और एच फ्री रेडिकल के आने के बाद ये वाला कंपाउंड बन जाए। इसकी एम बाई ई वैल्यू आपकी 66 पे, और इसकी बताई दोगे 65 पे। ये तो पहले भी हम लोग खूब पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि मान लो आपके पास एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एन सब्स्टिट्यूटेड एमीन है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, इस वाले मतलब इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीवेज करवा देना, और इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज करवाओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, NH डबल बॉन्ड CH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसकी एम बाई ई वैल्यू जो होगी वो 106, और यही बेस पीक और इंटेंस पीक। अच्छी तरह से समझ लेना। देखो ये चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें, और छोटे छोटे टाइम में ही और छोटे छोटे तरीके से ही आपको याद रखना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं वहां पे बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ये ध्यान रख। ठीक है, तो ये हमारा एमीन्स का केस कंप्लीट हो गया है। देखो देखो मैं बता दूंगा आप लोगों को, जैसे एमीन वाला, एलिफेटिक एमीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग ध्यान रखना, 30, 44, 58 वाला कंसेप्ट। ये एरोमेटिक वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसे ही अगर हम लोग नाइट्रो कंपाउंड्स की बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कुछ जगह हमें हमारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती है, बाकी नाइट्रो कंपाउंड्स का अगर हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उसके। तो फिर भी मैं बता देता हूँ आपको सिंपल तरीके से। देखो नाइट्रो कंपाउंड्स के मास फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है, सबसे पहले रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट में नाइट्रो से ये कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो में। ठीक है, और देखो वही ध्यान रखना भाई, ये इनकी एम प्लस पीक तो है ही, ध्यान रखना वो कितनी, एम प्लस एम जो सॉरी एम प्लस पीक मोलिकुलर आयन पीक वो इंटेंस पीक, एम बाई ई वैल्यू 123, ध्यान रखना। अब यहां से देखो माइनस NO कर देंगे तो फिनोक्साइड। ठीक है, और अगर फिनोक्साइड से माइनस CO कर देंगे तो आपको सबको पता है ये वाला, इसकी तो बार बार हमारे पास आ रही है 65। इसका वैसे आप लोग निकाल ही लोगे, एम बाई ई जो होगा वो कितना होगा, 93। तो बस एक बेसिक आइडिया आप लोग रख लेना। कई बार क्या होता है, यहाँ से सीधा NO2 निकल जाएगा, और NO2 निकल गया तो आपका ये वाला बन जाएगा, ये सबको पता है 77। यहाँ से बार बार हम लोग C2H2 निकालते आए हैं, और C2H2 निकालते आए हैं तो ये बनाते आए हैं, और ये बनाते आए हैं तो C4H3, और एम बाई ई जो है 51। कुछ चीजें बस याद रख लेना। तो नाइट्रो कंपाउंड्स का फ्रेगमेंटेशन में बस आप लोग इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन इन एलिफेटिक नाइट्राइल कंपाउंड्स, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब एलिफेटिक नाइट्राइल कंपाउंड्स में ध्यान रखना जिनमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और जिसमें C4 से लेके C9 तक कार्बन है। एलिफेटिक नाइट्राइल कंपाउंड्स में गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और उनमें टोटल कार्बन 4 से लेकर के 9 तक हैं। उनमें मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट से जो फ्रेगमेंट मिलता है वो एज ए बेस पीक होता है। और ये देखो मैक्लेफेटे मैंने बता दिया था आपको किस किस ग्रुप में मैक्लेफेटे रीअरेंजमेंट हो सकता है, ध्यान रख लेना कौन कौन से। सॉरी मैंने गलत बना दिया शायद ये,
एक ज़्यादा लगा दिया मैंने, अभी दोबारा बना देता हूँ मैं। कैसे होगा नाइट्राइल में मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट? देखो ये अल्फा, ये बीटा, सॉरी ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, और ये गामा से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। देखो मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रख लेना उन चीज़ों का। बार बार वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है। देखो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो ध्यान रखना ये NH हो गया है आपका, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड के बाद ये CH2 है। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस तरह का डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट ये इधर शिफ्ट होगा तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका आ जाएगा CH2। चेक कर लो भाई आप लोग सारा का सारा। और इसकी जो M/E वैल्यू है वो आएगी आपकी 41 पे, जो इसकी बेस पीक होती है। ध्यान रख लेना भाई, मैक्लेफेट रीअरेंजमेंट ही हो रहा है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद एक तरह से टोटोमेरिज्म आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि इस तरह का यहाँ कार्बन पे दोनों तरफ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और फिर इधर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, ध्यान रख लेना इस बात। तो ये हमें 41 पे एक बेस पीक मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज जो एल्काइल नाइट्राइल्स में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके कार्बन 9 से ज्यादा हैं, आपके कार्बन 9 भी नहीं, 8 या 9 से ज्यादा हैं, तो उस केस में क्या होगा, एक अलग तरह का रीअरेंजमेंट होगा, और उस रीअरेंजमेंट से क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूं। देखो ये आपका CN है, और इस CN में क्या होगा, यहां से एक इस तरह का, एक बार तुम लोग अरेंजमेंट लिख लेना आप लोग, इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे मान लो R है, यहाँ पे मान लो H, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये H इधर शिफ्ट होता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, तो ये वाला इधर शिफ्ट होता है। तो देखो क्या बन जाता है, यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन जुड़ जाएंगे, तो 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे NH, इस पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये मोलिकुलर आयन पीक तो बनी गई है, वो हमेशा ध्यान रख लेना आप लोग। और साथ में क्या निकल गया आपका R2, ठीक है, R2 और C डबल बॉन्ड CH2, ये इसके साथ यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो M/E वैल्यू आती है वो 97 पे आती है, और ये ध्यान रखना ये भी एज ए बेस पीक मिलती है। अब ऐसी चीजें देखो, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है देखा जाए तो, लेकिन जो बुक में दे रखा है या जो अच्छी अच्छी बुक्स में है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है देखो। इसलिए मेरे को लगता है कि कुछ चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी चीजें या वो सारे कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहां तक आप लोग देख लो एक बार, किसी को कोई इश्यू हो तो। देखो अब तक हमारे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे वो सारे हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी जो छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन इन एल्किल हैलाइड्स, फ्रेगमेंटेशन इन एल्किल हैलाइड्स। देखो एल्किल हैलाइड्स के केस में आते ही जो क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स होते हैं, वो आते ही आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, M+पीक, M+2 पीक, M+4 पीक, M+6 पीक, ये सारा मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अगर क्लोरीन है तो दो पीक मिलेगी, M और M+2 3:1 रेशो में। अगर ब्रोमीन है तो M+ और M+2 पीक मिलेंगी 1:1 रेशो में। एक बार पूरी चीजें रिमाइंड कर लेना, बाकी तो मैंने डिटेल में बता दिया आप लोगों को कैसे हम लोग हेलोजेंस का डिटेक्शन करते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब जनरली फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये ध्यान रखना कि एल्किल हैलाइड्स में बेसिकली M+ आयन पीक भी इंटेंस पीक होती हैं, ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सपोज आपके पास 4 एल्किल हैलाइड है, ये इस तरह के 4 एल्किल हैलाइड हैं, तो इनमें से सबसे मोस्ट या मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट इंटेंस मोलिकुलर आयन पीक कौन से एल्किल हैलाइड की होगी, तो ध्यान रखना आयोडाइड वाले एल्किल हैलाइड की जो मोलिकुलर आयन पीक होगी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है।
देखो याद रखना ये चीज, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ये जो एल्किल हैलाइड्स हैं उनका सपोज कार्बन स्केलेटन सेम है और ये चार एल्किल हैलाइड है, तो इनकी जो मोलिकुलर आयन पीक होगी वो सबसे इंटेंस कौन सी होगी, तो आर आई वाली, और सबसे कम इंटेंस होगी आर एफ वाली। इसके अलावा देखो दूसरी इंपॉर्टेंट, इनमें तीन तरह का क्लीवेज हो सकता है। देखो एक तो अल्फा क्लीवेज हो सकता है, एक बीटा क्लीवेज हो सकता है, और एक जो होता है वो एच एक्स का एलिमिनेशन हो सकता है। बस सिंपल सा ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। एच एक्स एलिमिनेशन हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली लेके यहाँ पे बात करें, सपोज ये आपका कोई एक एल्किल हैलाइड है, सपोज ये लो, ठीक है। तो यहां से देखो इसको यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इस एक्स के रेफरेंस में इसको अल्फा क्लीवेज बोलते हैं, और इस एच के रेफरेंस में अल्फा क्लीवेज बोलेंगे इसको। तो ध्यान रखना इस एक्स के, तो यहां से क्या चला गया, माइनस एक्स फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल, और यहाँ पे आपका क्या रह गया फिर आर सी एच टू, सी एच टू और सी एच टू, इसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा ये पॉजिटिव। अब देखो ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्स है वो होगा आपका ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब ध्यान रखना अगर आपका ये ब्रोमीन और आयोडीन है तो आपका अल्फा क्लीवेज होगा। बीटा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज में क्या होगा, आपका ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट हो जाएगा, और जब ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट होगा ध्यान रखना, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, एक बार पेन चेंज कर लेता हूं, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो क्या बनेगा देखो CH2X। ये देखो जनरली एक इंटेंस पीक होती है, ध्यान रख लेना, ये बहुत ज्यादा इंटेंस पीक होती है। और अगर दोगे, अब ध्यान रखना यहाँ पे X बराबर क्या होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन, मतलब अब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपके एल्किल हैलाइड में अगर फ्लोराइड और क्लोराइड है तब तो आपको बीटा क्लीवेज करवाना है, और अगर आपका ब्रोमीन और आयोडीन है तो आपको अल्फा क्लीवेज करवाना है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ गई बात आपको। और एक होता है एच एक्स का एलिमिनेशन, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहां से एक्स जाएगा, ठीक है, और इसके पास वाले कार्बन का यहां से क्या एच चला जाएगा, इसमें आपको क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह की एल्कीन आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोग एल्किल हैलाइड्स के केस में ध्यान रख लेना कि कब अल्फा क्लीवेज करवाना है, कब बीटा क्लीवेज करवाना है, ठीक है। एच एक्स एलिमिनेशन किसी भी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंटेंस पीक होती है फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में, ठीक है। आगे चले, एक चीज और ध्यान रख लेना आप लोग कि अगर आपके स्ट्रेट चेन, ध्यान रखना स्ट्रेट चेन क्लोराइड और ब्रोमाइड है, क्लोराइड और ब्रोमाइड, स्ट्रेट चेन क्लोराइड और ब्रोमाइड हैं जिनमें C6 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन है, मींस क्या होगा, स्ट्रेट चेन क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स लोंगर देन C6, लोंगर देन C6, जिसमें 6 से ज्यादा कार्बन होंगे, उनमें कुछ इस तरह का फ्रेगमेंटेशन भी होता है। और वो क्या होता है इस तरह का फ्रेगमेंटेशन, देखो यहाँ पे ये एक्स है सपोज, इसमें क्या होता है ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, मींस यहाँ से क्या निकलता है आर फ्री रेडिकल, और ये इस टाइप का 5 मेंबर रिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसकी जो मतलब ध्यान रखना एक्स बराबर क्या हो सकता है क्लोरीन, और एक्स बराबर क्या हो सकता है ब्रोमीन, मैंने पहले ही कह दिया है क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स में ही। और इसमें देखो जो M प्लस पीक आएगी वो 91 पे, और M प्लस प्लस 2 पीक आएगी वो 93 पे, अगर क्लोरीन है तो ध्यान रखना, और अगर ब्रोमीन है तो M प्लस पीक 135 पे, और M प्लस प्लस 2 पीक आएगी 137 पे। अब आप समझ रहे होंगे ये इनके आइसोटॉप की वजह से। देखो अगर आप इस पूरे चैप्टर को अगर सिंपल तरीके से पहली क्लास से बहुत अच्छे से समझोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं आप लोगों को कोई भी इश्यू इस तरह का क्रिएट होगा, ठीक है भाई। तो ये आपका एल्किल हैलाइड्स का। अब एल्किल हैलाइड्स में हम लोग एक एग्जांपल लेके डिस्कस कर लेते हैं, और एग्जांपल हम लोग लेते हैं एन हेक्सेन, मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं 1 ब्रोमो हेक्सेन का, 1 ब्रोमो, ये आपका 1 ब्रोमो हेक्सेन हो गया है। अब 1 ब्रोमो हेक्सेन हुआ तो कई तरह से फ्रेगमेंटेशन होगा, मान लो अल्फा क्लीवेज करवाते हैं, अल्फा क्लीवेज करवाएंगे तो ब्रोमीन जाएगा,
ब्रोमीन जाएगा तो आपको 6 कार्बन का एक फ्रेगमेंट मिलेगा। और ये 1 डिग्री है, इसमें रीअरेंजमेंट होकर के 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 डिग्री तो ये बन नहीं सकता, तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो ये अब एक स्टेबल कार्बोकेटाइन हो गया। इसकी भी एक इंटेंस पीक होगी, और कितने पे आएगी, M/E वैल्यू होगी 85 पर। तो एक तो 85 पर इंटेंस पीक मिलेगी। ठीक है, एक वही करवा देते हैं अलग टाइप का। यहां से 4 कार्बन ले लो, यहां से इसको एलिमिनेट करवा दो, तो क्या निकल गया, CH3 CH2, और यहाँ पे आपको मिल गया है ये वाला फ्रेगमेंट। और इसकी M+ और M++2p का भी मैंने बताई थी 135 और 137। बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। एक फ्रेगमेंटेशन यहां से करवा दें, यहां से करवाएंगे तो देखो CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव रीअरेंजमेंट होगा, और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कितना आएगा सबको पता है, 43, और यही इसकी बेस पीक होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना भाई। तो ये सारी चीजें देखो 1 बाय 1 करके आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी हमारा काम होगा। ऐसे ही देखो हम लोग हेलोबेंजीन का देख लेते हैं। हेलोबेंजीन का मतलब समझ रहे हो ना, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन की अगर हम लोग बात कर ले, तो फ्रेगमेंटेशन इन हेलोबेंजीन। और हेलोबेंजीन में तो कुछ भी नहीं है, आपका हेलोजन जाएगा, और हेलोजन जाएगा तो आपका ये वाला फ्रेगमेंट बनेगा। और सबको पता है M/E 77, इसका फॉर्मूला C6H5। और आगे भी सबको पता है C2H2 जाएगा तो 4 मेंबर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज M/E जो है 51 पे। ठीक है, बट ये कब, जब आपका X बराबर हो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन अगर आपका X फ्लोरीन है, तब आपको यहां से निकालना है C2H2, और C2H2 निकलेगा तो आपका ये वाला बन जाएगा। और ये जो M/E है इसका, वो आएगा आपका 70। देखो क्लियर कट चीजें मैंने बताई, अब आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। देखो आप कहोगी सर इसका ऐसे क्यों किया और उसको ऐसे क्यों किया, ये नहीं चलेगा। देखो ये सब चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है, बस एक फंक्शनल ग्रुप बचा है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हमारा ईथर वाला है, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईथर्स। फ्रेगमेंटेशन इन ईथर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता देता हूं आप लोगों को फटाफट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ईथर, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको देखो ईथर का नाम लेते ही एक चीज आपके माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए कि ईथर का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह का होगा। और इस तरह का होगा तो देखो सबसे पहले तो इसको हम लोग मोलिकुलर आयन में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम लोग इसमें से कार्बन ऑक्सीजन का फ्रेगमेंटेशन करवाएंगे, चाहे ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट हो जाए चाहे ये वाला बॉन्ड फ्रेगमेंट हो जाए। तो देखो एक तरफ तो क्या बनेगा आपका, ये R' + RO, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, R+R'O। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सा फ्रेगमेंटेशन डोमिनेट करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना हमेशा कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा लार्जर एल्काइल ग्रुप पर होगा, ये ध्यान रख लेना। वो किस पर होगा, लार्जर एल्काइल ग्रुप पे होगा। इसके अलावा देखो कई बार अल्फा क्लीवेज भी होता है, और अल्फा क्लीवेज होने के बाद इसमें से एल्कीन एलिमिनेट हो जाती है। ध्यान रखना कई बार एल्कीन एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब पहले अल्फा क्लीवेज होगा, फिर जो फ्रेगमेंट बनेगा उसमें से एल्कीन एलिमिनेट होगी, और फिर नया फ्रेगमेंट बनेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले लें यहाँ पे, सपोज CH2 CH2 O CH2 और ये CH3।
तो देखो सबसे पहले तो अल्फा क्लीवेज होगा। अल्फा क्लीवेज में देखो मोस्ट केसेस में आपको लार्जर एल्काइल साइड से करवाना है, तो ये आपका अल्फा क्लीवेज ये वाला, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो आपका क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CH2 और CH3, और साथ में आपका निकल गया ये इथाइल फ्री रेडिकल। तो ये तो देखो आपका अल्फा क्लीवेज का फ्रेगमेंट है। अब इसमें से एल्कीन कैसे एलिमिनेट होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से क्या है CH2, और यहाँ पे आपका CH, और यहाँ पे आपका H। ठीक है, तो ये H इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका जो बनेगा वो एक तो ये वाला बन जाएगा, और एक आपकी एल्कीन एलिमिनेट हो जाएगी जो मैंने अभी बताया है, और इसकी M/E वैल्यू जो है वो 31 पे है। ये आप लोग ध्यान रख लेना ईथर्स के केस में। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये भी इंटेंस पीक देगा और इसकी M/E वैल्यू होती है 59 पे। ये जनरली ही ईथर्स में इसी तरह का फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है? बस लास्ट फेज में आ चुके हैं हम लोग, कुछ चीजें और ध्यान रखनी है आप लोगों को। एक एराइल ईथर्स में और देख लेते हैं हम लोग। ये तो एलिफेटिक ईथर्स की कहानी हो गई, और एराइल ईथर्स में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इसी की एग्जाम्पल की बात कर लें, तो सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रॉन देकर दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसकी मोलिकुलर आयन पीक बना लेंगे। ये इसकी एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, एरोमेटिक कंपाउंड है तो इंटेंस पीक देगा एज ए मोलिकुलर आयन। M प्लस जो पीक होगी वो इंटेंस पीक होगी कितने पे, 108 पर। कितने पे होगी, 108 पे। अब इसके बाद देखो दो चीजें हो सकती हैं, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्या है, कि एक तो यहाँ से CH3 एलिमिनेट हो जाए, -CH3 फ्री रेडिकल चला जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड। फिनोक्साइड तो क्या, उसमें तो नेगेटिव होता है, यहाँ पे बोलेंगे इसी को फिनोक्साइड ही, वो उस रेफरेंस में नेगेटिव पॉजिटिव की बात यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या रह गया, अगर ये चला गया तो आपके पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन रह गया -CO, और इसकी M/E वैल्यू आप निकाल दें, 108 में से 15 निकाल देंगे, 15 निकाल दिए तो कितने बचे आपके 93, और CO का निकाल दो, इसका तो सबको ही पता है M/E वैल्यू कितने पे आती है, 65 पे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद देखो कई बार क्या होता है इसी में, यहाँ पे ये O, ये CH2 और ये H, तो ये वाला H तो इधर शिफ्ट होगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या बचता है आपका, देखो ये आपका ये वाला फ्रेगमेंट बनता। अब ये देखो C6H6 है, ये 78 है इसका M/E वैल्यू, और इसमें से एक H फ्री रेडिकल चला जाएगा, तब आपका वो वाला फ्रेगमेंट बनेगा, कौन सा वाला, M/E 77 वाला, क्योंकि इसका फॉर्मूला अब C6H5। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। बाकी लास्ट एक चीज और ध्यान रख लेना, फिर इस चैप्टर को हम लोग, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, और चैप्टर खत्म होने का मतलब ये है कि आप एक बार जो है इस पूरे चैप्टर को पढ़ लो अच्छी तरह से। बुक्स आपको YR शर्मा यूज करनी है, कोई डाउट नहीं है। जिस लेवल का RPSC पूछता है, RPSC क्या नेट में भी इस लेवल का ही आता है, ये मान के चलो, तो एक बार आप लोग पूछ लो। 2 से 3 क्लासें, 2 या 3 क्लासें इसकी प्रॉब्लम्स की हम लोग रखेंगे, जब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। तो लास्ट बात आपको क्या ध्यान रखनी है, कि अगर आपके पास थायोफिनोल है तो ध्यान रखना, कुछ याद नहीं रखना, इस थायोफिनोल की जो M+ पीक होती है या जो मोलिकुलर आयन पीक होती है वही बेस पीक होती है, ध्यान रख लेना, और इसकी जो M/E वैल्यू होती है वो 110 होती है। कितनी होती है, 110 होती है। इसी के साथ देखो मैंने पूरा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अच्छे से करवा दी है। देखो पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, मैंने ब्रीफ में सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को, ब्रीफ तो क्या कहेंगे, पूरी डिटेल में मैंने सारी चीजें बता दी हैं। YR शर्मा की आप लोग पूरी तरह से हेल्प लो, उस पूरे चैप्टर को आप लोग सॉल्व कर लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि।